नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज का विशेष कार्यक्रम है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। छाया तिरंगा, बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी, बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी। कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा, कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। निहत्थे लड़े लोग गोलों के सन्मुख, लहू दे के हमने बचाया तिरंगा। निहत्थे लड़े लोग गोलों के सन्मुख, लहू दे के हमने बचाया तिरंगा। अहिंसा का ताना अहिंसा का बाना, अहिंसा का ताना अहिंसा का बाना, सच्चाई का मार्ग दिखाया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। छाया तिरंगा, बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी, बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी। कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा, कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। कुर्बान इस पर हुए लाल लाखों, निगाहों में दुनिया के भाया तिरंगा। कुर्बान इस पर हुए लाल लाखों, निगाहों में दुनिया के भाया तिरंगा। झुका है कभी ना झुकेगा तिरंगा, झुका है कभी ना झुकेगा तिरंगा। नमस्कार भारत है करता तिरंगा, वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है
बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी, बड़ी शान है आज दुनिया में इसकी। कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा, कठिन मंजिलें तय कराया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा। वतन की गुलामी छुड़ाया तिरंगा, बुलंदी पे है आज छाया तिरंगा, छाया तिरंगा, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा, हर घर तिरंगा अभियान। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। किसी राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज उसकी संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। भारत में ज्ञात ऐतिहासिक काल से ध्वजों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वजों का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय समाज का सामूहिक प्रतिरोध और भी घनीभूत हुआ और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज की आवश्यकता भी गहनता से अनुभव की जाने लगी। ध्वज की विकास गाथा। 1905। 20वीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों के विरुद्ध न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह तीव्र हुआ और इसी समय 1905 में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, जो 19वीं सदी के महान मनीषी स्वामी विवेकानंद की युवा आयरिश शिष्या थीं, की देखरेख में कलकत्ता में निवेदिता कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। इस ध्वज में वज्र का अंकन किया गया था, जो शक्ति का प्रतीक है। इसके केंद्र में श्वेत कमल चित्रित किया गया था, जो पवित्रता का प्रतीक है। उन्नीस सौ 1906 यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां थीं, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवं सामूहिक प्रतिरोध के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। 1907 मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और इसके अधिवेशन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि गणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया, जो एक विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया। 1917 डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वराज की आकांक्षा से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया। इसमें 5 क्षैतिज लाल और 4 हरी क्षैतिज धारियां थीं और सप्तऋषि विन्यास में 7 तारे थे। एक सफेद अर्धचंद्र और तारा शीर्ष के एक कोने पर स्थित था। अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, जिसमें केंद्र में चरखे के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। उल्लेखनीय है कि ध्वज में चरखे के अंकन का विचार लाला हंसराज द्वारा रखा गया था
और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर चरखे के साथ एक ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि ध्वज को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन इसे समय पर तैयार नहीं किया जा सका। अतः इस विलंब का सदुपयोग करते हुए इस ध्वज में सफेद रंग और जोड़ दिया गया। 1931 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारों को नई धार मिली। इसके साथ साथ ध्वज में भी परिवर्तन आए। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए 3 रंगों के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केंद्र में जोड़ा गया। गांधी जी ने स्वीकार किया था कि ध्वज में यह परिवर्तन राष्ट्रीय आंदोलन में विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया थी। ऐसा माना गया कि नया झंडा राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ जन आंदोलन के प्रयास अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण चिन्ह हो सकता है। वर्तमान स्वरूप। झंडे के वर्तमान स्वरूप को मान्यता तब मिली जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रंग और उनका महत्व वही रहा। शीर्ष पर केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद शांति और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज के मानक। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंगों की पट्टियां होंगी, जिनमें समान चौड़ाई वाले 3 आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की तथा बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी, जिसके बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नीले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। अशोक चक्र अधिमान्यता स्क्रीन प्रिंटेड या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कड़ा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केंद्र में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 2 जनवरी 2020 पब्लिक पार्ट 3 दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा ध्वज संहिता में किए गए संशोधन के उपरांत अब भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए खादी के अलावा मशीन निर्मित सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी, बंटिंग कपड़े से भी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 3:2 होगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू हुई है और इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता इस तरह के पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का एक प्रयास था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। तीसरे भाग में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके अनुषंगी संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। संविधान का भाग 4A। संविधान का भाग 4A, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। झंडे के रचयिता पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटला पेन्नुमारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंता रायडू और माता का नाम वेंकट रतम्मा था। उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर बेल्लारी में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वह एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। वेंकैया कई विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था। वेंकैया ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं वह गांधी जी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1906 से 1911 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बामवोलाट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसके कारण वह पट्टी वेंकैया, कपास वेंकैया के नाम से विख्यात हो गए। महात्मा गांधी से उन्हें भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने की प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट के माध्यम से सम्मानित किया गया। 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। मध्य प्रदेश का अवदान झंडा सत्याग्रह। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में जबलपुर पहुंचे हकीम अजमल खां और अन्य नेताओं के सम्मान के साथ साथ जबलपुर नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई गई। कमिश्नर ने उस तिरंगे को उतरवा दिया और उसका पुलिस के द्वारा सार्वजनिक निरादर करवाया गया। इस अपमान के विरोध में तपस्वी सुंदरलाल नाथूराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा ही दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने हेतु नागपुर को केंद्र के रूप में चुना तथा जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसकी तैयारियां प्रारंभ की गईं। इस सत्याग्रह का नेतृत्व चक्रवर्ती राज गोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किया। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद की जबलपुर में उपस्थिति में टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहरा दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई। यह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी। झंडे के लिए बलिदान लाल पद्माधर सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक लोमहर्षक घटना है जब लाल पद्माधर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आत्मोत्सर्ग किया। लाल पद्माधर सिंह का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे तथा हिंदू बोर्डिंग हाउस में उनका निवास था।
उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने 12 अगस्त को कलेक्ट्रेट को अंग्रेजों से मुक्त कराने और तिरंगा फहराने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगते ही कलेक्ट्रेट तक आने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई। 12 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से छात्र छात्राओं का जुलूस तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इसका नेतृत्व लाल पद्माधर सिंह कर रहे थे। लाल पद्माधर सिंह हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो घोड़े पर सवार कलेक्ट्रेट डिक्शन ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ यह युवा क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के दमन के चलते वीरगति को प्राप्त हुआ। तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तिरंगे को फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए। इसमें केसरिया पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चाहिए। किसी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो। किसी दूसरे झंडे या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाता, न ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाता है। ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति सैन्य बलों के शहीद जवानों के अलावा के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी भी फटा या मैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। जब तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो उसका उपयोग नहीं किया जाता। ध्वज संहिता की धारा 2.211 में यह इंगित किया गया था कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है तब जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियां कुछ भी हों। परंतु अब ध्वज संहिता में 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन, जो इसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में किया गया है, के अनुसार अब जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। अनोखा निराला हमारा वतन है।
निगाहों में रहता है मंजर वतन का, निगाहों में रहता है मंजर वतन का। सफर में भी हमराह प्यारा वतन है, तेरे वास्ते सब गवारा वतन है। अनोखा निराला हमारा वतन है, हमें जानो दिल से ये प्यारा वतन है। करो पहले आजाद अपने वतन को, गुलामी से जकड़ा हमारा वतन है। करो पहले आजाद अपने वतन को, गुलामी से जकड़ा हमारा वतन है। तेरे वास्ते सब गवारा वतन है। अनोखा निराला हमारा वतन है, हमें जानो दिल से ये प्यारा वतन है। ना आलम से मतलब ना दुनिया से मतलब, ना आलम से मतलब ना दुनिया से मतलब। हमारे लिए बस हमारा वतन है, तेरे वास्ते सब गवारा वतन है। अनोखा निराला हमारा वतन है, हमें जानो दिल से ये प्यारा वतन है। मुसीबत भी आफत भी जुल्म सितम भी, मुसीबत भी आफत भी जुल्म सितम भी, तेरे वास्ते सब गवारा वतन है। अनोखा निराला हमारा वतन है, हमें जानो दिल से ये प्यारा वतन है। ये था आज का विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।